दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इतनी डरावनी, इतनी खौफनाक कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी में शुरू से लेकर एंड तक इतना हॉरर है कि शायद आप ये कहानी पूरी भी ना सुन पाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, नहीं, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने कीमती हाई पॉइंट्स भी ज़रूर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हमें कैसे भी करके इस चैनल पर इसी महीने 10K सब्सक्राइबर्स करने हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिक्योरिटी गार्ड की खौफनाक कहानी। 2 हफ्ते पहले मैंने एक जॉब का ऐड देखा। न्यू होप, पेंसिल्वेनिया के वेस्ट मार्केट में एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी। शिफ्ट की टाइमिंग थी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक और वो लोग $21 प्रति घंटा दे रहे थे। शुरू में मुझे ये अजीब लगा, किस तरह की ग्रोसरी स्टोर को बंद होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्या वहाँ इतना क्राइम होता है? लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो 2 दिन बाद एक आदमी के साथ फ़ोन इंटरव्यू करने के बाद, जिसका नाम क्लाइव था, मैं अपनी पहली शिफ्ट के लिए पहुँच गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे समझ आ गया कि उन्हें नाइट गार्ड की ज़रूरत क्यों थी। वो स्टोर एक टूटे फूटे स्ट्रिप मॉल के बिल्कुल किनारे पर था। बड़े बड़े बोर्ड खिड़कियों पर लटक रहे थे जिन पर लिखा था किराए के लिए संपर्क करें, लेकिन कांच पर जमी धूल और झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स देखकर साफ लग रहा था कि सालों से किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली थी। मैंने अपनी गाड़ी फ्रंट डोर के पास पार्क की। जैसे ही मैं बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, मैंने देखा एक औरत जल्दी जल्दी स्टोर से बाहर निकल रही थी। उसने हांफते हुए कहा, तुम एरन हो ना, नाइट गार्ड? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। फिर उसने कहा, क्लाइव ने तुम्हारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन छोड़े हैं। मैंने उन्हें रजिस्टर नंबर 1 की कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया है। वो हल्की सी मुस्कुराई और फिर मेरे चारों तरफ से घूमकर उस पार्किंग लॉट में खड़ी दूसरी कार की तरफ बढ़ गई। मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा, थोड़ा फ्रेंडली बनो, वो तुम्हारी नई कोवर्कर है। और मैंने उसे शुक्रिया कहा। फिर मैं मुड़ा और मैंने पूछा, अरे आपका नाम क्या है? लेकिन तब तक वो कार के अंदर घुस चुकी थी। कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, गाड़ी पार्किंग स्पेस से तेज़ी से बाहर निकली और वो चली गई। मैंने फिर स्टोर की तरफ देखा। अब पार्किंग लॉट बिल्कुल खाली था। पास की स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। तभी ठंडी हवा चली और एक मुड़ा तोड़ा पेपर बैग ज़मीन पर लुढ़कता हुआ निकल गया। मैं स्टोर के दरवाजे तक पहुंचा। कांच के दरवाजे ची ची की आवाज़ के साथ खुले और मैं अंदर चला गया। बाहर से देखने में स्टोर भले ही जर्जर लग रहा था, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा था। ऊपर से तेज़ फ्लोरोसेंट लाइट्स चमक रही थी। कहीं छुपे स्पीकर से जैज म्यूज़िक बज रहा था। मैं रजिस्टर नंबर 1 की तरफ गया, जहां मेरे लिए एक मुड़ा हुआ कागज़ रखा था। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पेपर पर लिखा था, डियर एरन, वेस्ट परिवार में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप अपनी पहली शिफ्ट का आनंद लेंगे। आपकी मदद के लिए हमने कुछ नियम लिखे हैं जो आपकी नाइट शिफ्ट को थोड़ा आसान बना देंगे। नियम नंबर 1, नाइट गार्ड होने के नाते आपको हर आधे घंटे में स्टोर का चक्कर लगाना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है। बाकी समय आप ब्रेक रूम, जो स्टोर के पीछे है, उसमें रह सकते हैं और सिक्योरिटी कैमरों की फीड मॉनिटर कर सकते हैं। नियम नंबर 2, आइल नंबर 7 में मत जाना। आइल नंबर 7 की तरफ देखना भी मत। नियम नंबर 3, अगर आपको फ्रोज़न फूड आइल में फ्रीजर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे तो उसे नज़रअंदाज करें। नियम नंबर 4, अगर आपको कोई शॉपिंग कार्ट इधर उधर पड़ा मिले तो उसे तुरंत उठाकर स्टोर के फ्रंट में कार्ट स्टेशन पर रख दें। नियम नंबर 5, अगर मीट आइल में खून का कोई तालाब दिखे तो परेशान ना हो। कभी कभी मीट पैकेज लीक हो जाते हैं।
स्टोरेज क्लोजेट से पोंछा और बाल्टी लाएं और उसे साफ कर दें, लेकिन उस खून पर ना तो पैर रखें और ना ही किसी भी तरह से उस पर हाथ लगाएं। नियम नंबर 6, अगर आपको स्टोर में कोई औरत दिखे तो तुरंत ब्रेक रूम में चले जाएं और तब तक वहीं रहें जब तक वो औरत बाहर ना चली जाए। पुलिस को कॉल ना करें, ना ही ब्रेक इन की रिपोर्ट दें। ध्यान रहे उसकी आंख से आंख भी मत मिलाना। नियम नंबर 7, स्टोर में जो म्यूजिक बज रहा है वो एक प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंटल जैज डिस्क है। अगर म्यूजिक कभी बंद हो जाए तो तुरंत ब्रेक रूम में चले जाएं और वहीं रहें जब तक म्यूजिक फिर से शुरू ना हो जाए। नियम नंबर 8, किसी भी हालत में अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म मत करें। बहुत शुक्रिया, हमें उम्मीद है कि आप अपनी शिफ्ट का आनंद लेंगे। मैंने उन नियमों को बार बार पढ़ा, वो बहुत अजीब थे। स्टोर में कोई औरत, आइल नंबर 7 से बचना, मैंने तो ऐसे इंस्ट्रक्शन कभी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि जब मैं एक नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी करता था जो शहर के बहुत बुरे हिस्से में था, मैंने वहाँ भी ऐसा कोई रूल नहीं सुना था। शायद ये एक तरीके का टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि मैं कितनी अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ, भले ही वो कितने भी बेतुके क्यों ना लगें। मैंने ऊपर देखा, कोने से एक सिक्योरिटी कैमरा मुझे घूर रहा था। मैंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने अपना फ़ोन चेक किया। रात के 12:06 हो चुके थे। मैंने सोचा, चलो पहले राउंड का पेट्रोल कर लूं, फिर जाकर आराम से बैठूंगा। खाली और शांत स्टोर में घूमना थोड़ा अजीब लग रहा था। सारे ब्रेड और मफिन पैक कर दिए गए थे। सब्जियों की डिस्प्ले पर सफ़ेद प्लास्टिक कवर खींच दिया गया था ताकि ठंडक बनी रहे। आखिर में मैं मीट सेक्शन की तरफ दाएं मुड़ा। वहां भी मीट कूलर्स पर प्लास्टिक शीट ढकी थी। बीच बीच में दरारों से लाल मांस की झलक मिल रही थी। वहां कच्चा मांस रखा था, किसी किसी में तो हड्डी भी दिख रही थी। मैं शाकाहारी तो नहीं था, लेकिन कच्चे मीट का नज़ारा मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो मैं मुड़ा और मैंने आइल्स की तरफ देखा। आइल 3 थी पास्ता और सॉस की। सभी शेल्फ पर सलीके से सजे हुए थे, फ्लोरेसेंट लाइट में चमक रहे थे। आइल 4 कुकीज़ और स्नैक्स की थी, फिर आइल 5, आइल 6, और फिर मुझे याद आया, आइल 7 की तरफ तो देखना भी नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती नज़र नीचे झुका दी। मानता हूँ ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन पेपर में लिखा था कि उसकी तरफ देखना नहीं है, तो मैंने नहीं देखा। क्या पता बाद में वो सीसीटीवी फुटेज देखकर मेरी परफॉर्मेंस चेक करें। तो मैं हर नियम का पालन करने वाला था। मैं आगे चलता रहा। कुछ ही मिनटों में मुझे ब्रेक रूम मिल गया। वहाँ एक साधारण सा दरवाज़ा था जिसमें एक छोटा सा चौकोर शीशे का हिस्सा कटा हुआ था। मैंने उसकी लोकेशन नोट कर ली। मैंने सोचा, जैसे ही मेरा चक्कर खत्म होगा मैं अपना लैपटॉप खोलकर कोई शो देखूंगा। मैं और आगे बढ़ता गया। स्टोर के पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गया, यानी फ्रोजन सेक्शन पर। मैं उस आइल में मुड़ा और फ्रंट की तरफ वापस बढ़ने लगा। तभी मैंने उसे देखा। एक शॉपिंग कार्ट बिल्कुल बीच में टेढ़ा मेढ़ा खड़ा था। मैंने लंबी सांस ली। सारे रूल्स में यही वाला मुझे सबसे ज़्यादा खटक रहा था। मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखा गया था, साफ सफाई करने वाले की नहीं। क्या ये काम स्टोर बंद होते वक्त कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए था कि सारे कार्ट अपनी जगह पर रख दें? फिर भी धीरे से आह भरते हुए मैंने कार्ट को धक्का दिया और उसे स्टोर के फ्रंट की तरफ ले जाने लगा। कार्ट के पहिए फर्श की टाइल पर आराम से घूम रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में धीरे धीरे जैज म्यूजिक बज रहा था। मैंने एक मोड़ लिया और कैश रजिस्टर के पास से गुजरते हुए फ्रंट डोर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मैंने कुछ सुना, एक हल्की सी आवाज़, म्यूजिक की वजह से बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं रुक गया, ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी गुजरी और फिर वही आवाज़ दोबारा आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वहां अंदर कोई नहीं था। मैंने अच्छे से देखा था और दरवाज़ा भी मैंने अच्छे से लॉक किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कस्टमर गलती से स्टोर बंद होने के बाद अंदर रह गया हो।
शायद उस कर्मचारी ने जिससे मेरी पार्किंग लॉट में मुलाकात हुई थी, शायद उसने ध्यान न दिया हो। मैंने आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां? और मेरे सवाल के जवाब में एक जोर की रोती हुई सिसकी सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वो आवाज किसी औरत की लग रही थी, या फिर शायद किसी बच्चे की। मैंने उसकी तरफ दौड़ना शुरू किया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूं, तुम कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बस रोती रही। मैं उसकी आवाज की दिशा में चलता गया, बार बार आवाज लगाता, उसे भरोसा दिलाता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक मैं रुक गया, क्योंकि वो आवाज आ रही थी आइल नंबर 7 से। आइल नंबर 7 में मत जाना, आइल नंबर 7 की तरफ मत देखना। नियम बहुत साफ थे। मैं उस आइल से जरा सा पहले ही रुक गया, जहां एक कैबिनेट पर मेयोनीज की बोतलें रखी हुई थी। मैंने खुद को उसके पीछे ऐसे पोजीशन किया कि मैं उसके पीछे छुपा रहूं। फिर मैंने आवाज लगाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या है? आखिरकार उसकी आवाज आई, लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आवाज फटी फटी थी, जैसे कोई सिसकते हुए बोल रहा हो, हेल्प मी प्लीज। वो आवाज सुनकर मैं आइल में कदम रखने ही वाला था। मेरा पैर आधा फर्श से उठा हुआ था। मैं भागकर अंदर जाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन कुछ मुझे रोक रहा था। एक अजीब सा एहसास, जैसे दिमाग के अंदर कोई घंटी बज रही हो, क्योंकि इतने सारे आइल्स में से वो ठीक आइल 7 में ही क्यों है? और वैसे भी वो सुरक्षित थी। वो मेरे साथ एक खाली स्टोर में थी। ऐसा नहीं था कि वो आधी रात के समय किसी अंधेरी गली में फंसी हो। मैंने कहा, आइल से बाहर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। लेकिन वो आवाज दोबारा आई, प्लीज हेल्प मी। मैंने सोचा, ये तो बेवकूफ़ी है। क्या पता कोई वाकई स्टोर बंद होने के बाद अंदर रह गया हो, और शायद वो डर गई हो। मुझे बस आयल में जाना था और उसे बाहर निकालने में मदद करनी थी। लेकिन मेरे दिमाग का दूसरा हिस्सा, वो इंस्टिंक्ट वाला हिस्सा, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बिल्कुल भी मत हिलो, एक इंच भी नहीं। मैंने खुद पर काबू पाकर उससे कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी को कॉल करूं, तुम्हारे पेरेंट्स को या पुलिस को? लेकिन वो आवाज फिर से आई, हेल्प मी। लेकिन वो हेल्प मी हर बार बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। हर बार शुरू में वही हल्का सा अटकना, हर बार मी पर वही जोर देना, जैसे वो किसी रिकॉर्डिंग से आ रहा हो या किसी AI जनरेटेड चीज से, वो भी बार बार एक ही लूप में। वो आवाज बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, आइल से बाहर आओ, मैं तभी मदद करूंगा। लेकिन उसकी सिसकियां तेज हो गईं, ज्यादा जोर से, ज्यादा हड़बड़ाहट के साथ। वो आवाज फिर से गूंजी, हेल्प मी, इतनी बेताबी से कि मेरे पेट में ऐंठन सी हो गई। मैं वहीं खड़ा था, मेयोनीज डिस्प्ले से सटा हुआ था। उसकी रोने की आवाज सुनना मुश्किल था, भले ही वो थोड़ी नकली सी लग रही थी। मैंने सोचा, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूं, वो जानते होंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन मेरा फोन, वो तो मेरे बैकपैक में कैश रजिस्टर 1 पर था, और वहां तक जाने का मतलब था आइल 7 को पार करना। नियमों में लिखा था, आइल 7 में मत जाओ, आइल 7 की तरफ मत देखो। लेकिन वहां से गुजरने के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया था, और मैं बस ऐसे खड़ा भी नहीं रह सकता था। क्या पता सच में कोई मदद चाहता हो, क्या पता कोई बच्चा गिर पड़ा हो जिसका टखना मुड़ गया हो और वो उठ ना पा रहा हो। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं अपना फ़ोन लाता हूं और पुलिस को कॉल करता हूं। फिर मैंने गहरी सांस ली और आइल 7 की दहलीज पार करके रजिस्टर 1 की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कदम रखा, वो रोना तुरंत बंद हो गया। बस ऐसे ही। पहले सिसकियां सुनाई दी और फिर एकदम से चुप्पी छा गई, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। और फिर तभी कदमों की आवाज शुरू हुई, भारी भरकम कदम, जैसे कोई जोर से भाग रहा हो।
मेरी तरफ आ रहा हो। वो आवाज़ किसी बच्चे के भागने की नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा भारी थी और वो सीधे मेरी तरफ आ रही थी। मेरा दिल डूब गया। ये कोई जाल है और वो मेरे लिए आ रहा है और शायद आज मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो आयल पार किया, कदमों की आवाज़ रुक गई। बस ऊपर से वही हल्की सी म्यूजिक की धुन बजती रही। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था ब्रेक रूम की तरफ भागा। मैं उस कार्ड के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जिसे मुझे वापस रखना था। वो ब्रेक रूम छोटा और तंग था। दरवाजे की उस छोटी चौकोर खिड़की को अंदर से कंस्ट्रक्शन पेपर से ढक दिया गया था। कमरे में रोशनी का एकमात्र सोर्स टेबल पर रखा कंप्यूटर स्क्रीन था जो सिक्योरिटी कैमरों की फीड दिखा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी फीड स्क्रॉल किए और तुरंत नोटिस किया किसी भी कैमरे में आयल 7 नहीं दिख रहा था, जैसे जानबूझकर कैमरे इस तरह लगाए गए हों कि वो आयल 7 बचा रहे। मुझे उन ब्लैक एंड वाइट वीडियो में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, तो मैं पीछे की तरफ झुक गया और आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो करीब 12:30 बज चुके थे। मेरे अगले पेट्रोल का वक्त हो गया था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। वहां उस छोटे से कमरे में बंद होकर मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो ये मेरी नौकरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पहली रात में ही मैं नौकरी नहीं गंवा सकता था। मैं ये सोचकर कांप उठा कि अगर मैं आयल 7 में चला गया होता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने खुद को सीट से खींचकर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। स्टोर पूरी तरह शांत था। न कोई सिसकियां थीं, न कोई भारी कदमों की आवाज़ थी। मैंने अपना पेट्रोल शुरू किया, आयल 17 की तरफ से चलते हुए। कैन से भरे शेल्फ चमक रहे थे, लेकिन जब मैंने उन पर नज़र डाली कोई लेबल मुझे पहचान में नहीं आया। वो बस साधारण से लेबल लगे हुए कैन्स थे जिन पर लिखा था मीट स्ट्यू। पूरे आयल में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ वही मीट स्ट्यू के कैन थे। मैं उसके आखिर तक पहुंचा और फ्रंट की तरफ दाएं मुड़ा, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं पहले ही एक नियम तोड़ चुका हूं। वो कार्ड मैंने उसे वापस नहीं रखा था, और अब वो वहां भी नहीं था जहां मैंने उसे छोड़ा था। वो आयल 7 के पास टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होने के बजाय अब वो एक कैश रजिस्टर के पास रखा था, जैसे कोई भूतिया आदमी अपनी ग्रोसरी चेकआउट कर रहा हो। मैं कुछ पल के लिए रुका। मेरे हाथ कार्ड के हैंडल के ऊपर मंडराने लगे, लेकिन फिर मैंने उसे पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर पार्किंग लॉट में अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। मैंने खुद से कहा, शॉपिंग कार्ट दरवाजे से सिर्फ कुछ ही फीट दूर है, बस बाहर जाकर वापस आ जाओ। बस 2 सेकंड का काम है। मैं जितनी तेजी से हो सका वो काम किया। अंधेरे में भागा, कार्ट को रो रो के लाइन में ठोक दिया और फिर अंदर की तरफ तेजी से लौटा। फिर मैंने दरवाजे बंद किए और लॉक लगाया। मैंने राहत की सांस लेकर खुद से कहा, ठीक है, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। 1 सेकंड के लिए मैं स्टोर की शांति में डूब गया। मुझे बंद दरवाजे के अंदर होने की सुरक्षा महसूस हो रही थी। वहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। लेकिन फिर मैं रुक गया। मैं उस खामोशी की वजह से रुक गया, क्योंकि जैज म्यूजिक बज नहीं रहा था। वो कितनी देर से बंद था मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कार्ड वापस करने में इतना उलझा रहा कि मैं सुन ही नहीं पाया। मैं तेजी से पीछे की तरफ दौड़ा और फिर दाहिने मुड़कर ब्रेक रूम में घुसा। मैंने नियमों की लिस्ट निकाली और फिर से पढ़ी। किसी भी हालत में अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म मत करना। क्लाइव ने ऐसा क्यों लिखा था? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं स्टोर छोड़कर ना भाग जाऊं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं जल्दी चला गया तो मेरे साथ कुछ भयानक घटना हो जाएगी? क्योंकि मैं सच में वहां से निकलना चाहता था। मैंने अपना बैकपैक खोला, वो सोडा निकाला जो मैं लाया था और उसे खोल दिया। उससे एक घूंट लिया, सिक्योरिटी फीड्स देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अभी मेरी शिफ्ट खत्म होने में 5 और घंटे थे। अगले 4 पेट्रोल ठीक रहे।
नियमों में पेट्रोल कितने लंबे होने चाहिए ये नहीं लिखा था। तो हर 30 मिनट पर मैं स्टोर का एक लैप जितनी तेजी से कर सकता था दौड़ते हुए करता। पूरा चक्कर 1 मिनट के आसपास लेता था। फिर बाकी 29 मिनट मैं खुद को ब्रेक रूम में लॉक कर लेता। दूसरे पेट्रोल पर जब मैं फ्रीजर आयल में दौड़ रहा था तो मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी थी। पहले हल्की सी टैपिंग की आवाज़ थी और फिर ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अपनी हथेलियां कांच पर जोर से मार रहा हो। नियमों के अनुसार मैंने उसे नज़रअंदाज किया, बस दौड़ता रहा जब तक कि मैं ब्रेक रूम में वापस नहीं पहुंच गया। पिछले पेट्रोल पर म्यूजिक फिर से बंद हो गया था, तो मैं जल्दी मुड़कर ब्रेक रूम में पहुंचा जैसा कि नियम में लिखा था। और अब मैं ब्रेक रूम में बैठा था और 3 घंटे अभी भी बाकी थे। मैंने अपने फ़ोन की घड़ी देखी, वो धीरे धीरे 3 बजे की ओर बढ़ रही थी। मैं खड़ा हुआ, नर्वस एनर्जी को बाहर झटकते हुए अगली दौड़ की तैयारी की। मैं हाई स्कूल में रनर था, पर पिछले 10 साल में मेरी फिटनेस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। पिछले पेट्रोल में मैं हांफने लगा था और मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन अब फिर से दौड़ने का समय था। मेरा हाथ दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोला और स्टोर की ओर निकल पड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं गया क्योंकि फर्श पर बहुत बड़ा खून का तालाब बना पड़ा था। मैं ठहर गया, मेरी सांसें रुक गईं। मैंने फ्लोरेसेंट लाइट में चमकते उस खून को देखा। नियम में लिखा था कि उसे साफ करना है, लेकिन उसे साफ करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। वहां इतनी देर बाहर रहना सेफ नहीं था। मैंने अपने गले का थूक सटका। फिर मैं सप्लाई क्लोजेट की तरफ दौड़ा, पोछा और बाल्टी ली और जितनी तेजी से कर सकता था साफ करने लगा। वो काम बहुत गंदा था। मैं पोछे को खून में घुमा रहा था और बाल्टी में डुबो रहा था। साबुन वाला पानी भी लाल हो गया था। कई बार झाग उछलकर मेरे ऊपर भी छिटके थे, पर मैंने वो काम कर दिया। बिना एक बूंद को छुए मैंने सब साफ कर दिया। लेकिन जब मेरा काम खत्म हुआ 3:27 हो चुके थे। मेरे अगले पेट्रोल का वक्त हो गया था। मैं इतना थका हुआ था कि दौड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैं तेज चाल से स्टोर के चारों ओर चलने लगा। मैं फ्रोजन फूड सेक्शन की तरफ गया और वहां मुझे फ्रिज के कांच के दरवाजों पर हथेलियों के निशान दिखे। उन निशानों की उंगलियां बहुत लंबी और बहुत पतली थी। मैंने अपनी नज़र दूसरी ओर कर ली और आगे बढ़ गया। 2.5 घंटे और बाकी थे। मेरे कदम टाइल फ्लोर पर बज रहे थे। वो जैज म्यूजिक मेरी नसों में बजने लगा था। मैं वही लूपिंग सैक्सोफोन मेलोडी अब तक 20 बार सुन चुका था। मुझे वहां से भागने की इच्छा हो रही थी। मैंने आह भरी और आइल्स को जल्दी जल्दी पार करते हुए प्रोड्यूस सेक्शन की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर मैं रुक गया। किसी आइल में मेरी नज़र अटक गई। मैं पीछे गया और अच्छे से देखा। आइल नंबर 9 में कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। उसने नीले कलर का ड्रेस पहना था और काले हाई हील्स पहने हुए थे। लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। वो मुझसे मुंह मोड़े खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसके पतले सफ़ेद हाथ ढीले ढाले लटके हुए थे। उसके हाथ में एक बास्केट था, कच्चे मीट के टुकड़ों से भरा हुआ था। नियम मेरे दिमाग में गूंजे, अगर आप स्टोर में किसी औरत को देखें तो तुरंत ब्रेक रूम में चले जाएं और उससे आंख तो बिल्कुल भी मत मिलाना। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर मैंने ब्रेक रूम की तरफ चलना शुरू किया। टप टप टप। मैं उसकी हील्स की आवाज़ टाइल्स पर पड़ती हुई सुन रहा था। मैं ब्रेक रूम की तरफ भागा, पर फिर रुक गया। उसके कदमों की आवाज़ मेरे पीछे से नहीं आ रही थी, बल्कि वो मेरे सामने से आ रही थी। मैंने नज़र ज़मीन पर टिकाई और तभी मैंने देखा 2 काले हाई हील शूज़ मेरी तरफ कदम रख रहे थे। मैं ज़मीन पर ताकने लगा। आंख मत मिलाना, आंख मत मिलाना, यही शब्द मेरे दिमाग में बार बार दोहरा रहे थे। पर मुझे ब्रेक रूम तक पहुंचना था।
और वो मेरे रास्ते में खड़ी थी। मेरी नज़र केवल उसकी चमकती हील्स पर ठहरी हुई थी और उन छोटी छोटी खून की बूंदों पर जो उसके बास्केट के मीट पैकेज से टपक रही थी और फर्श पर गिर रही थी। मैं पीछे हट गया। वही मेरा एकमात्र रास्ता था। मैंने ज़मीन पर नज़र टिकाए रखी और ऊपर देखने से बचता रहा, पर वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हर कदम पर मैं एक चमकती काली हील देखता जो एक पतली लंबी सफ़ेद टांग से जुड़ी हुई थी। वो मेरी पीछे हटती चाल के साथ ताल में चल रही थी। मैंने तेज चलना शुरू किया, वो भी तेज चलने लगी। मैं अचानक मुड़ा और दौड़ पड़ा। मैं किसी भी रैंडम आइल से भागते हुए ब्रेक रूम की तरफ दौड़ा, पर आइल के बीचों बीच मैं फिर से रुक गया। एक शॉपिंग कार्ट मेरा रास्ता रोके खड़ी थी, और सिर्फ एक कार्ट नहीं, वहां कई सारे कार्ट थे, एक के ऊपर एक ठूंसकर एक झुकता हुआ टावर बना रहे थे, वो भी लगभग 10 फीट ऊंचा। मैं फंस गया था। मैंने पीछे हटकर कदम वापस लिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टप टप टप। धीरे धीरे लेकिन सीधे कदम मेरी तरफ आ रहे थे, जैसे एक बिल्ली शिकार का पीछा कर रही हो। मैंने हिम्मत की, पीछे मुड़ा, वापस खुले हिस्से की तरफ दौड़ा और अगले आइल में कदम रखा। लेकिन उस आइल में जाते ही मैंने देखा फटे हुए भूरे कपड़ों का एक ढेर और बीमार सा नीला पीला चमड़ा फर्श पर पड़ा था। वो शख्स, वो प्राणी, वो चीज खुद में सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई बच्चा रोने की मुद्रा में बैठा हो, लेकिन उसका इंसान से कोई रिश्ता नहीं था। उसके शरीर पर अजीब से उभार और अतिरिक्त अंग थे, और सबसे डरावनी बात, उसका सर नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ मैं आइल 7 में पहुंच गया हूं। मैं तुरंत पलटा, लेकिन उससे पहले ही वो चीज खुलकर सीधी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखते हुए अगले आइल की तरफ भागा। चमत्कार की तरह मैं एक झटके में आइल के अंत तक पहुंच गया। फिर मैं तेजी से बाएं मुड़ा, ब्रेक रूम की तरफ। बस पहुंच ही गया, बस थोड़ा और। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा। मैंने उसे घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर कूद गया और हाँफते हुए ज़मीन पर पड़ा रहा। मैंने गहरी सांस ली और बंद दरवाजे की तरफ देखा। मैंने सोचा, क्या मैं यहाँ सच में सुरक्षित हूँ? नियमों में कहीं नहीं लिखा था कि मैं कहाँ सुरक्षित रहूँगा। शायद यहाँ रहने से मेरे मरने के चांस कम होंगे। फिर मैंने अपना ध्यान मॉनिटर पर लगाया। स्क्रीन पर स्टोर का बीच वाला हिस्सा दिख रहा था। जितने भी आइल्स दिख रहे थे वो खाली थे। उस औरत का कोई निशान नहीं था। मैंने अगला फीड लगाया, प्रोड्यूस सेक्शन वाला, वो भी खाली था। फिर मैंने अगला फीड लगाया और मैं उछल पड़ा। वो वहीं खड़ी थी, ब्रेक रूम के दरवाजे के ठीक सामने। वो इतनी स्थिर खड़ी थी कि तस्वीर जैसी लग रही थी, सिवाय उस खून के जो धीरे धीरे उसके बास्केट से टपक रहा था। मैंने थूक निकलते हुए स्क्रीन से नजर हटाई और दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा जब मैंने दरवाजे के नीचे उसकी परछाई देखी। चली जाओ, बस यहां से चली जाओ, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। खिड़की पर उसकी सर की परछाई झुकी, जैसे वो अगला कदम सोच रही हो। अब मुझे समझ आया कि खिड़की को ढका क्यों गया था। मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें हटाई और स्क्रीन की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके खड़े होने का ढंग कुछ अजीब था। मैंने आंखें सिकोड़कर उस धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को देखा और फिर मैंने नोटिस किया उसकी हील्स आगे की ओर थीं, लेकिन मैं अभी भी उसका सर पीछे की ओर देख रहा था। उसके लंबे काले बाल जो कमर तक लटक रहे थे वो दरवाजे की तरफ थे। या तो उसके बाल पूरे चेहरे पर थे या फिर उसका सर पूरी तरह उल्टा घूम गया था। शायद 20 मिनट बीत गए, तब जाकर वो दरवाजे से हटने लगी। पता नहीं वो घटिया कैमरों का लो फ्रेम रेट था या कुछ और था, पर उसकी चाल झटकेदार थी। हर कदम पर उसका शरीर झटका खा रहा था।
उसे चलते हुए देखना ही डरा देने वाला था। जैसे ही वो स्क्रीन से गायब हुई, मैंने राहत की सांस ली। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। नियम कहते थे, जब तक वो चली ना जाए तब तक इंतजार करो। मुझे बस फ्रंट डोर वाला फीड देखना था। जैसे ही मैं उसे स्टोर से निकलते देख लूं, मैं सेफ हो जाऊंगा। मैं कुछ मिनट वहां बैठा रहा, दिल की धड़कन सामान्य होने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने उंगलियां जबरदस्ती कीबोर्ड पर रखी, एरो की दबाई और अगला फीड आया। फिर अगला, फिर अगला। मैं फ्रंट डोर वाला कैमरा ढूंढ रहा था। तभी अगला फीड आया और पूरी स्क्रीन पर उसका चेहरा था। उसकी आंखें देखकर मैं डर गया। वो पूरी तरह सफेद थी। ना कोई पुतली थी, ना कोई रंग था, सिर्फ सफेद आंखें थीं जिनमें नसें जाले की तरह फैली थीं। मैं चीखा और पीछे उछल पड़ा। फिर मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नियम कहते थे, आंख मत मिलाना, लेकिन क्या ये गिना जाएगा? क्या स्क्रीन के जरिए आंख मिलाना भी आंख मिलाने में आता है? मैं कांप उठा और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। जब आखिर में मैंने उंगलियों के बीच से झांका तो मैंने देखा वो तेजी से दीवार पर रेंग रही थी, जैसे कोई मकड़ी हो। फिर उसने कांच के दरवाजे धकेले और रात के अंधेरे में गायब हो गई। वो जा चुकी थी। मैं सुरक्षित था। मैंने घड़ी देखी, 3:58 हो चुके थे। मेरे पेट्रोल का समय हो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैंने खुद को मजबूर किया, दरवाज़ा खोला और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मैंने शॉपिंग कार्ट्स को टेढ़े मेढ़े टावर में लगा देखा, फ्रीजर के दरवाजे पर हाथ पटकते सुने और फर्श पर छोटे छोटे खून के धब्बे देखे जो उसी औरत के बास्केट से गिरे हुए थे। 1 मिनट बाद मैं अपना काम खत्म कर चुका था। मैंने खुद को ब्रेक रूम में बंद कर लिया और सालों में पहली बार मैं रो पड़ा। बाकी पेट्रोल्स बिना किसी हादसे के गुजर गए। हालांकि आयल 7 से फिर से रोने की आवाज़ें आईं और फ्रीज़र से ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी। और फिर वो घड़ी आई। 6 बज गए। कांच के दरवाज़ों से गुलाबी सुबह का आसमान देखकर मेरा दिल झूम उठा। मैं सुरक्षित था, मैं आज़ाद था। जब मैंने पार्किंग लॉट में देखा, कुछ कारें आ रही थी। नींद से भरे चिढ़े हुए कर्मचारी हाथों में कॉफ़ी लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही पहला कर्मचारी अंदर आया, मैं स्टोर से बाहर निकला, अपनी कार की ओर भागा और वहां से जितनी तेज हो सका निकल गया। मैंने कभी इतनी राहत, इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। मैं खुद को एक नया इंसान महसूस कर रहा था। मेरी सारी समस्याएं, यहाँ तक कि पैसों की दिक्कतें भी उन सबके सामने छोटी लग रही थी जो मैंने अभी अभी झेला था। जब मैं मेन रोड पर पहुंचा, मैंने खिड़कियां नीचे की और रेडियो ऑन किया, लेकिन मेरी गाड़ी के स्पीकर से वो म्यूजिक नहीं बजा जो मैं हमेशा सुनता था। उसकी जगह मैंने वही तेज तर्रार सैक्सोफोन की धुन सुनी और जैसे ही वो भयानक दोहराई जाने वाली धुन मेरे कानों में बजी, मुझे एहसास हुआ कि वेस्ट मार्केट में मेरी नाइट गार्ड की ड्यूटी शायद अभी खत्म नहीं हुई थी।